हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, द नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल यूनिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर जिस वीक में आता है उस वीक को कौन से वीक के नाम से जाना जाता है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Now, this day is celebrated to honor the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और 2024 में इनकी 149th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ सुगम ऐप फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सुगम ऐप लॉन्च की है ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो फ्रॉड होते हैं उनको कम किया जा सके और जो बिचौले का काम होता है, ठीक है, जो मिडिल मैन होता है उसका काम यहाँ पे बंद हो जाए, जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, राइट। तीसरा, आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकें, है ना। तो 3 चीज़ों का फायदा आपको हो जाएगा इस ऐप के थ्रू। अब इस ऐप आप ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाओगे, तो आपको फोटोज अपलोड करनी है अपनी साइट की 3 एंगल से, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल्स आपको डालनी है, साथ में ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे वो आपको सबमिट करने हैं। दूसरा, विद इन 15 डेज जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा एंड थ्रू नेट बैंकिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम एज अ दिवाली गिफ्ट फॉर विमेन्स। The initiative provide how many free LPG cylinders per year to an eligible women। तो यहाँ पे दीपम स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने विमेन्स के लिए, ताकि साल में 3 जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट विमेन्स को प्रोवाइड किए जाएं। क्लियर है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 सिलेंडर्स आर अवेलेबल। ठीक है, 3 सिलेंडर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। नाउ, अब जो फर्स्ट सिलेंडर है इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है बिफोर 31 मार्च 2025, सेकेंड सिलेंडर के लिए 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2025, देन थर्ड सिलेंडर जो है वो बुक किया जा सकता है 1 अगस्त टू 30 नवंबर 2025। तो 4 मंथ्स में यहाँ पे 3 सिलेंडर जो है 4 मंथ में 1 सिलेंडर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है। नाउ, इसके लिए आपका एलोकेशन कितना है, एनुअली यहाँ पे 2684 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे इस स्कीम के लिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्लान जो है वो है 13,423 करोड़ खर्च करने का फॉर दिस दीपम स्कीम 2.0। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडिया एंड पाकिस्तान हैव रिन्यूड करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट अंटिल डैश। तो करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट जो है 2019 में साइन किया गया था, जब गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी थी। उस टाइम पे ये आपका साइन किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया है 2029 तक। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के तहत जो इंडियन सिख पिलग्रिम्स हैं इनको वीजा फ्री एंट्री यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टू दी गुरुद्वारा दरबार साहिब इन दी करतारपुर पाकिस्तान। ये जो कॉरिडोर है इसकी लेंथ है आपकी 4 किलोमीटर्स की और ये कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब इन नरोवल पाकिस्तान विद द डेरा बाबा नायक शरीन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इंडिया। Next is, as per the report released by the UNESCO Institute for Statistics on World Education Statistics 2024, India has spent nearly -% of its GDP on education between 2015 and 2024। तो 2015 से 2024 के बीच में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने स्पेंड किया है 4.1 से लेके 4.6% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन द एजुकेशन। ठीक है, वेयरएज इस रिपोर्ट में और क्या हाईलाइट किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है बेसिकली एजुकेशन पे 2015 से 2024 के बीच में फ्लक्चुएटेड रहा है। जैसे 13.5% से 17.2% ये आपका फ्लक्चुएट होता रहा है। एंड अगर यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया था जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया,
ये लगभग अपनी जीडीपी का 4 to 6% खर्च करते हैं इन दी एजुकेशन, लगाते हैं इन दी एजुकेशन। फाइन। नाउ यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है सेल्विया मोंटोयो। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मॉन्ट्रियल इन कनाडा एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नोटिफिकेशन रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स टर्निंग डैश ईयर्स आर एलिजिबल फॉर अ एडिशनल पेंशन। तो इस डिपार्टमेंट ने, ये जो आपका पेंशनर्स वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट है, इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि जो गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 है या उससे ऊपर है, वो एलिजिबल हैं एडिशनल पेंशन के लिए। अब इसके लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे अगर जो इंडिविजुअल है, जो आपके एक तरह से दादाजी जो आपके होंगे, जिनकी एज 80 ईयर्स है या उससे ऊपर है, मतलब 80 से 85 के बीच में है, तो 20% यहाँ पे एडिशनल पेंशन मिलेगी। देन 85 से 90 के बीच में जो है 30%, ऐसे ही 90 से 95 के बीच में 40%, 95 से 100 के बीच में 50%, और 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा अगर है कोई, तो उसमें आपका 100% एडिशनल पेंशन यहाँ पे दी जाएगी एज पर दिस नोटिफिकेशन। फाइन। Next is the Ministry of Finance has raised the limit of Mudra loan amount under the Pradhan Mantri Mudra Yojana to rupees dash under the new Tarun Plus category। तो जो आपकी मुद्रा योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 आपके कैटेगरी होते थे पहले, अभी तीसरा क्या ले आए हैं, चौथा क्या ले आए हैं, तरुण प्लस कैटेगरी, जिसके तहत आपकी जो मतलब जो लोन है वो अप टू 20 लाख तक का आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू लिमिट है ये आपकी इफेक्ट में आ गई है 24 अक्टूबर 2024 से। क्लियर है। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जिसको 2015 में लाया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट, मीन्स कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना अप टू 10 लाख रुपीज टू अ नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ताकि ये इनकम जनरेट कर सके अपनी। ठीक है। अब यहाँ पर जो लोन है वो कहाँ, मतलब कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं लोन, देन रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपके लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी पहले तो 3 कैटेगरी थी, अब 4 हो गई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शिशु कैटेगरी के अंदर 50,000 तक का लोन लिया जा सकता है, किशोर के अंदर 50 से 5 लाख तक का, तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख का, और जो आपका तरुण प्लस आपकी कैटेगरी ऐड की गई है, इसमें आपका जो है 10 लाख से 20 लाख तक का यहाँ पे लोन जो है वो लिया जा सकता है। फाइन। नेक्स्ट इज the Government of India has launched a Gram Panchayat level weather forecasting in New Delhi, Delhi. The Gram Panchayat level weather forecasting initiative is developed in collaboration with Dash and India Meteorological Department. तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है, इस इनिशिएटिव को? तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये आपका इनिशिएटिव है वेदर फोरकास्टिंग का, ये आपको 5 डेज डेली वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड करेगा, साथ में ही आप आर्ली बेसिस पे इसे चेक कर सकते हैं। फाइन। और ये कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चेक कर पाएंगे? मेरी पहचान एप्लीकेशन, ग्राम स्वराज, देन मौसम ग्राम मानचित्र, इन सब ऐप्स के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप जो है वेदर फोरकास्टिंग चेक कर पाएंगे। क्लियर है। नाउ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे बनाया गया था 1875 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ओलफ स्कोल्स विजिट टू इंडिया फ्रॉम 24 to 26 अक्टूबर 2024। तो पहला पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी और जो चांसलर हैं आपके जर्मनी के ओल्फा स्कोल्स, they both co-chaired the 7th intergovernmental consultations under the motto growing together with innovation and mobility and sustainability. Next है PM Modi and Chancellor Olaf Scholz addressed the 18th Asia Pacific Conference of a German Business, जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड नेक्स्ट इज इंडिया एंड जर्मनी साइंड सेवरल MOUs एंड एग्रीमेंट्स टू बूस्ट बायलैटरल रिलेशन इन न्यू दिल्ली। तो इनके विजिट के दौरान ये तीनों चीजें हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ इंडिया और जर्मनी ने डिसाइड किया है
कि ये इस्टेब्लिश करेंगे, इस विजिट के दौरान ही इन्होंने डिसाइड किया था कि ये इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया जर्मनी डायलॉग ऑन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, WANA। एंड यहाँ पे एक लास्ट आपका पॉइंट था कि इंडिया और जर्मनी के बीच में बहुत सारे MOU साइन हुए हैं। दे वर रिलेटेड टू दी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इन अ क्रिमिनल मैटर्स। आई होप दिस इज क्लियर। Now next question है, which company has agreed to lend rupees 11,000 crore to Andhra Pradesh Capital Region Development Authority for the construction of Amravati Greenfield Capital City in Andhra Pradesh। तो इनमें से कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अग्री किया है कि 11,000 करोड़ का ये लोन प्रोवाइड करेंगे फॉर अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट। तो इट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज HUDCO ने यहाँ पे अपना कमिटमेंट दिया है 11,000 करोड़ रुपीस देने का फॉर दिस प्रोजेक्ट, अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यहाँ पे बोला है कि ये 15,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसके करंट CMD है संजय कुलश्रेष्ठा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 2024 दैट मीन्स इसी साल इन मंथ ऑफ मई यहाँ पे जो है नवरत्ना स्टेटस इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिलीज द कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे जुलाई 2022 till June 2023, which was conducted as a part of a 79th round of National Sample Survey by NSSO, that is National Sample Survey Office। तो यहाँ पे बताना है कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको रिलीज किया गया था। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और यही इसका आंसर हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अब जो सर्वे है ये कुछ जगहों पे नहीं हुआ था, जैसे सम विलेजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे ये आपका नहीं हुआ था। वेरेस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं, बाकी सर्वे का ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है ये आपका रूरल एरियाज में कितना रहता है, मतलब हर साल या पर ईयर कितना अमाउंट या कितना रुपए जो है वो यहाँ पे पर्सन खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज, ये है आपका 4,129 रुपीज। वेरेस अर्बन एरिया में ये आपका 5,290 पर 90 रुपीज पर ईयर रहता है। ठीक है। वेरेस फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे हाई देखने को मिला था हमें, विद 94.6% ऑफ अडल्ट्स हैविंग अ बैंक अकाउंट। अब जो ये सर्वे है ये दो टाइप से होता है। पहला आपका स्टेज है फर्स्ट स्टेज यूनिट, जहाँ पे अगर रूरल एरियाज की बात करें, जैसे कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे 100 विलेजेस हैं, उस 100 विलेजेस में से 20 विलेजेस कोई भी आपके जो है सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और उन 20 विलेजेस में सर्वे किया जाएगा। ऐसे ही आपका अर्बन अगर बात करें अर्बन एरिया की, तो वहाँ पे ब्लॉक सिस्टम होता है, तो वहाँ पे 20 ब्लॉक्स 100 में से कोई 20 ब्लॉक्स जो है सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और आपका वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। एक तो ये मेथड है आपका फर्स्ट स्टेज यूनिट। सेकेंड स्टेज यूनिट में क्या होता है, रेंडमली ही कहीं पे किसी भी विलेज में जो है आपका सर्वे कर लिया जाएगा, जिसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। फाइन। Now next question है, which country's government bonds will be included in a FTSE Russell Emerging Market Government Bond Index from September 2025। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो है इंक्लूड किए जाएंगे, इंक्लूड आपके किए जाएंगे FTSE Russell Emerging Market Government Bonds Index में। तो ये आपके हो जाएगी इंडिया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, आप ऐसा समझो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं उनको रेटिंग इंडियन कंपनी ने दी होगी अभी तक। ठीक है, या तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये एक पर्सन है, इसको कोई प्रोडक्ट लेना था। ठीक है, इसने चेक किया, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट थे, जैसे इसको स्पीकर लेना है। ठीक है, इसको स्पीकर लेना था, इसने बहुत सारी कंपनीज का देखा, जिसकी रेटिंग अच्छी थी उसका स्पीकर ले लिया। ऐसे ही अगर हमारे जो बॉन्ड्स होंगे उसकी रेटिंग अच्छी होगी तो हमें जो है आपका जो है पैसा उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेटिंग प्रोवाइड करेंगी, है ना, हमारे बॉन्ड्स को। वेरएज अगर इंटरनेशनल मार्केट से अगर हमें पैसा उठाना है तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी बॉन्ड्स को रेटिंग देगी और अच्छी रेटिंग होगी तभी जाके हम पैसा उठा पाएंगे, राइट। तो आप ऐसा समझो कि FTSE रसल इमर्जिंग मार्केट जो है ये इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड कर रही है, ताकि
जो है इजीली हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो और फंडिंग इजीली हम ले पाए। फाइन। अब इस इंडेक्स में इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब तक इंक्लूड हो जाएंगे? सितंबर 2025 तक। और ये तीसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें, तीसरा ऐसा इंडेक्स है बेसिकली जिसमें इंडिया जो है ज्वाइन करेगा। इससे पहले जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, इसमें इंडिया जो है ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। दूसरा आपका है ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी, ये आपका स्टार्ट होएगा 31 जनवरी 2025 से। तो ये दोनों में ऑलरेडी इंडिया ज्वाइन कर चुका है। अब तीसरी आपकी थर्ड इंडेक्स है FTSE रसल इमर्जिंग मार्केट। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, एज पर दिस इंडेक्स इंडियन बॉन्ड जो है दे विल कंस्टिट्यूट 9.35% ऑफ इंडेक्स ऑन अ मार्केट वैल्यू वेटेड बेसिस, एंड इसी के साथ ये सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट बन जाता है आफ्टर दी चाइना। चाइना पहले नंबर पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे आ जाता है विद 9.35%। क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आपकी FTSE की, विच इज फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज रसल। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। नाउ इसके करंट CEO कौन है? फियोना बैसेट। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन UK में और इसे 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज 2 ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन दैट इज ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हैकाथन 2024 concluded at a Bharat Mandapam in New Delhi, Delhi in October 2024. The hackathon was hosted by Dash. तो यहाँ पे बात हो रही है फेज टू किसका? ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हैकाथन का 2024। इससे ये अक्टूबर में हुआ था। फेज 1 आपका सितंबर में हुआ था। ठीक है, तो फेज 2 का आपका ये जो है हैकाथन होस्ट किसने की थी? आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा इसको होस्ट किया गया था और इसे ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। ठीक है, इसकी हैकाथन की थीम क्या थी? AI भारत 5G 6G स्टैंडबॉक्स। क्लियर है, ये इसकी थीम थी। ITU की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो सेक्रेटरी जनरल इसके हैं डोरीन बैकडॉन मार्टिन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसे 1865 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस हैकाथन की बात करते हैं। जो ये हैकाथन थी इसमें आपके 88 रजिस्टर्ड टीम थी। इसमें आप मोटा मोटा ऐसा समझो कि आपका जो प्लान बेसिकली कोई आपके टीम है, टीम 1 है, टीम 1 का आपको आइडिया बताना है और वो आइडिया आपका बेस्ड, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि कैसे AI को हम इंटीग्रेट करें 5G और 6G नेटवर्क्स के साथ, और साथ में ही हमारा ध्यान रहे कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी साथ में ही फुलफिल होते रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका जो भी आइडिया है उससे अलग ही अपोजिट डायरेक्शन में चला है या वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट एंगेज्ड इन एक्सपर्ट टॉक्स, मेंटोरिंग सेशंस एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इनटू अ 5G और 6G नेटवर्क्स व्हाइल अलाइनिंग विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्लियर है। यहाँ पे कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, जैसे 5G इनेबल्ड स्मार्ट सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये इस हैकाथन के आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आपका एक और हो गया फूड आपका फ्लड मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर रिवर बेड्स, AI बेस्ड 6G स्टैंडर्ड बैरियर रिडक्शन, डायनेमिक बीम फॉर्मिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं इनमें हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम AI को आपका इंटीग्रेट करें 5G और 6G नेटवर्क के साथ, जो इसके थीम भी था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अक्टूबर 2024 द यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज launched a pandemic fund project to strengthen animal health security in India for pandemic preparedness and response. The project will be implemented in collaboration with which of the following organization? तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके? तो इट इज ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है ये क्या है? पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, ये आपका इनिशिएटिव है $25 मिलियन का, जो फंड किया जाएगा G20 पैंडेमिक फंड से। इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे आपका जूनोटिक डिजीजेज होती है, ये क्या होती है कि ऐसी डिजीजेज जो आपके एनिमल से ह्यूमन को फैलती हैं, इनका जो रिस्क होता है, ठीक है, इनके फैलने का जो रिस्क होता है उसको हम कम करें, ठीक है, उसे हम रिड्यूस करें, ये इसका मेन मोटिव है
ठीक है। जो प्रोजेक्ट है इट इज टू एनहांस द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनिमल हेल्थ थ्रेट्स। क्लियर है। नाउ इसी के साथ एक और पॉइंट, जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रांट एक्टिविटीज जो है इस प्रोजेक्ट की, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय द अगस्त 2026। ओके। इसके अलावा यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने 21st लाइफ स्टॉक सेंसस जो है उसको भी लॉन्च किया था। अब ये आपका स्टार्ट हो गया और कंडक्ट किया जाएगा टिल दी February 2025 और इसका टोटल कॉस्ट बताया जा रहा है, बजट बताया जा रहा है आपका 200 करोड़ का। फाइन। अब जो ये सेंसस है ये हमें एक अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करेगा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन पे, जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को टू एड्रेस की इश्यूज जैसे डिजीजेस कंट्रोल, ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड। और यहाँ पे जो सेंसस है इसमें आपका 15 स्पीशीज जो है लाइफ स्टॉक की, जैसे कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, शीप, गोट, पिग, कैमल, इनका कलेक्टिव डेटा हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डेटा एक तरह से कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और एक पूरा आपका कलेक्टेड डेटा यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेंसस। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंसस विल यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे यूज की जाएगी थ्रू द वेब बेस्ड डैशबोर्ड विच मार्क्स द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ डेटा कलेक्शन मैथोलॉजी। आप सभी को पता है पहले रिटर्न वर्क यहाँ पे ज्यादा होता था, बट अब हम बढ़ रहे हैं डिजिटल चीजों की तरफ से, तो हर चीज अब आपको धीरे धीरे करके डिजिटल वे में मिल रही है। जो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा वो आपका जो है डेटा रिपोजिटरीज के फॉर्म में आपका ऑनलाइन ही डैशबोर्ड की मदद से आप देख पाओगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेटेड NBFC non-banking financial companies to maintain at least -% of their borrowing from capital market instrument। तो recently इन मंथ ऑफ नवंबर RBI ने क्या बोला है, मैंडेट यहाँ पे किया है, मैंडेटरी कर दिया है NBFC को कि ये 25% इनका जो बोरिंग का है फ्रॉम द कैपिटल मार्केट उसको ये बचाएंगे। ठीक है, उनको ये मेंटेन करना होगा। ये क्लियर है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे आपका कमर्शियल पेपर आ गया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ गए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ये सब आ गए और इनका 25% इनको मेंटेन करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द RBI recently in November has announced that the interest rates for the Government of India floating rate bond that is 2034 will be -% per annum for the next 6 months। तो RBI ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 का, ये कितना होगा पर एनम आगे आने वाले 6 मंथ्स के लिए इट इज 7.53%। तो ये इन्होंने मेंटेन किया है जो आपका 30 अक्टूबर से स्टार्ट होके 29 अप्रैल 2025 तक रहेगा। Next is, as per the latest report by RBI, India's total gold reserve held by the RBI stand at 854.73 metric tons as of end of September 2024। अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा या लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कौन सी कंट्री के पास है, या कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है वर्ल्ड में, तो इट इज USA फॉलोड बाय जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड रशिया। फाइन। नेक्स्ट है, which international organization recently in October has approved a loan of 300 million euro to fund the Bangalore suburban railway project in Bangalore, Karnataka। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 300 मिलियन यूरो का फंडिंग प्रोवाइड की है, तो इट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा बैंक है आपका, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। और यहाँ पे जो आपका सबर्बन रेलवे की बात की जा रही है, इसका आपका लेंथ कितना है, 149 किलोमीटर्स का। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसके प्रेसिडेंट है नादिया कैल्विनो, हेडक्वार्टर है लोकेटेड आपका लग्जमबर्ग में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1958। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिस्कल ईयर 2023-2024 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2024 इंडियाज टॉप 3 कस्टमर्स फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट वर डैश। तो ये कौन सी 3 कंट्रीज आपकी हैं, USA फॉलोड बाय फ्रांस एंड अर्मेनिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Whereas in this same year इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था ये आपका कितना रहा है, इट रीच्ड अ रिकॉर्ड वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू इसकी हुई है ₹21,083 करोड़ की, अप्रोक्सीमेटली जो आपका 2.6 बिलियन US$ है, जो अभी अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें या फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करें तो ये 32.5% ज्यादा था। इसके अलावा इंडिया जो है, आप सभी को पता है इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है और इंडिया ने
2019 से 2024 के बीच में कितना इंपोर्ट किया है ग्लोबल इंपोर्ट? इट इज लगभग 9.8% ऑफ अ ग्लोबल इंपोर्ट। जो भी ग्लोबल इंपोर्ट आपका हुआ है उसमें से 9.8% इंडिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, नो मोर हॉट एयर प्लीज, which states that the world has made no progress in limiting temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels in 2023 compared to 2022। अगर यहाँ पे दोनों सालों को कंपेयर करें तो इन्होंने क्या बोला है, 2022 से 2023 का कंपैरिजन में कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है या कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है कि जो टेम्परेचर राइज है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं देखी गई है। अब ये रिपोर्ट रिलीज किसने की थी? तो इट वाज रिलीज बाय द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया था। एंड यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है इंगर एडिसन। हेडक्वार्टर है आपका केनिया में, नैरोबी केनिया, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, अगर यहाँ पे 2022 से 2023 के कंपैरिजन किया जाए तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है 1.3% से। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू योर 57.1 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपका फैक्टर रहा है प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैस 2023 में, ये रहा है पावर सेक्टर, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो आपका एमिशन गैप है फॉर अचीविंग 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट, ये आपका है 16 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एंड 21 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2030 एंड 2035। मतलब 16 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आपका 2030 तक और 21 वाला आपका 2035 तक है। वेरएस अगर एमिशन गैप की बात करें यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस की, तो इसका टारगेट क्या है, 24 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2030 एंड 32 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2035। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में, बोला गया है कि अगर करंट मतलब जो भी हमारे काम है वो करेंटली ऐसे ही चलते रहे, मतलब गाड़ी ऐसे ही चलती रही और हमने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये आपका नियरली 2.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ 2100। ठीक है, मतलब ये जब सेंचुरी आपकी कंप्लीट होएगी, ये 100 ईयर्स तो कंप्लीट होंगे, तब तक आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो 2.6 डिग्री बढ़ जाएगा। आप सभी को पता है गर्मियों में बहुत बुरी हालत हुई थी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर राइज बहुत हो रहा था। अब ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो हमारा टेम्परेचर राइज होता ही रहेगा और आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें हमें आएंगी। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ अ सोलर, फोटोवोल्टाइक एंड विंड एनर्जी कुड हेल्प टू रिड्यूस 27% and 38% to the total global greenhouse gas emission by 2030 and 2035। तो देखो सिंपल सी बात है, जितना आप सोलर वाली चीजें यूज करोगे उतना ज्यादा एमिशन कम होगा और उतना ही फायदा होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोली है कि अगर सोलर, फोटोवोल्टाइक और विंड एनर्जी अगर हम यूज करें तो ये हम लगभग 2030 तक रिड्यूस कर पाएंगे 27% और 38% रिड्यूस कर पाएंगे 2035 तक। तो इतना हमारा इफेक्ट इसमें पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करो, बाकी जिससे पोल्यूशन होता है वो कम करते जाओ, तो अपने आप ही यहाँ पे जो है काम बन जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी ये हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए, एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द Harry Messel Award for Conservation Leadership by the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN, during the 5th IUCN Species Survival Commission Leaders Meeting in Abu Dhabi, UAE। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनमें से कौन से पर्सन है जिन्हें हैरी मसल अवार्ड दिया गया है फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप बाय द IUCN। तो इट इज गिवन टू द, इट वाज अवॉर्डेड टू द बीहब तालुकदार। ठीक है, इनका नाम क्या है, बीहब तालुकदार, इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड ये जो है, ये पर्सन जो है ये कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द असम, जिनको ये अवार्ड मिला है। एंड इनको चेयर बनाया गया था एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप का 2008 में, जो बेसिकली एशियन राइनोज की कंजर्वेशन के लिए काम करती है। फाइन, इसी के साथ एक और चीज जो नोट करनी है, ही इज अ फाउंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ एंड CEO ऑफ अरण्यक
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये आपके करंटली CEO हैं एंड सेक्रेटरी जनरल हैं। फाइन। नाउ अब बात करेंगे अवार्ड की। जो हैरी मेसल अवार्ड है इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था, जो ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो एक्सेप्शनल लीडरशिप शो करते हैं इन द कंजर्वेशन। फाइन। नाउ IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं रजान अल मुबारक। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1948। ओके। नाउ नेक्स्ट इज Bibek Dev Roy, chairman of Economic Advisory Council to Prime Minister, recently in November passed away, in which year he was awarded with the Padma Shri for his exceptional work in literature and education. तो रिसेंटली विवेक देव रॉय जो हैं इनकी डेथ हो गई है, जो आपके चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, और इनको जो है 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इन्होंने काम किया है एज ए डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑन अ लीगल रिफॉर्म्स फ्रॉम 1993 से 1998 के बीच में। इसके अलावा 1994 से 1995 के बीच में इन्होंने वर्क किया है एज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था बाय द US India बिजनेस समिट इन 2016, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन 2022। तो ये अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट इज पद्मश्री अवॉर्डी कनका राजू, अ रिनोन्ड गुसाडी डांस मास्टर, recently in October passed away. गुसाडी is a famous folk dance of which Indian state? तो ये आपका फोक डांस है तेलंगाना का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और जो ये डांस है ये जो मेल बैचलर्स होते हैं आपके राजगौंड ट्राइब के, वो परफॉर्म करते हैं ऑन अ दानदारी फेस्टिवल, जो आपका दिवाली के बाद होता है एंड इट कंटिन्यूज फॉर अराउंड 10 डेज। ठीक है, ये वो परफॉर्म करते हैं। साथ में एक और चीज आपको जो नोट करनी है, कनका राजू जी जो है इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2021 में इन दी आर्ट्स। ठीक है, फॉर हिज रोल इन टेकिंग दी फोक डांस टू दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। 5 नवंबर 2016 को पहला आपका वर्ल्ड सुनामी डे मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसका थीम आपका था 2024 का इसका थीम है यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन। फाइन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है, इंडिया में आपके 2 जो है सुनामी रेडी विलेजेस हैं, कौन कौन से हैं, इनका नाम पूछा सकता है। इट इज नौली असाई इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एंड वेंकट रायपुर इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है। Next is, recently in November, which state has officially declared the सादर सम्मेलन as a state festival? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सादर सम्मेलन को अपना एज अ स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है? तो इट इज तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन दी है। सादर सम्मेलन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 days आफ्टर द दिवाली एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाय द यादव कम्युनिटी सिंस 1946। अब इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो बफेलोज हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, विच आर सिंबलाइजिंग प्राइड एंड डिवोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, दैट इज NCI, इंडिया हैज रैंक डैश अमंग 180 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस रिपोर्ट में इस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था, जिसमें से इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 176। ठीक है, इंडिया की कितनी रैंक है? 176 रैंक है। और टोटल ये जो रैंकिंग होती है टोटल 25 पैरामीटर्स पे बेस होती है, बट इसमें से 4 आपके मेन है पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं, जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस भी हम देख लेते हैं। पहला पैरामीटर है लैंड मैनेजमेंट। इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें है 154 एंड इसका स्कोर इंडिया का इसमें है, इस कैटेगरी में 42। ठीक है। सेकेंड है आपका पैरामीटर कैपेसिटी एंड गवर्नेंस विद अ पोजिशन ऑफ 115 एंड अ स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100। देन 133rd पोजीशन इंडिया की रही है फ्यूचर ट्रेंड्स में एंड स्कोर है 35। देन नेक्स्ट आता है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इसमें इंडिया का स्कोर है 54 विद अ रैंक ऑफ 177th पोजीशन। ये क्लियर है। और जो रैंकिंग है आपकी, ये आपकी फर्स्ट एडिशन है, ये इनॉग्रल एडिशन है ग्लोबल 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का। फाइन। अब कुछ कंट्रीज जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के साथ न्यूज में रहती हैं, उनकी रैंकिंग भी देख लेते हैं। जैसे चाइना हो गया 164th रैंक, भूटान 15th रैंक, बांग्लादेश 173rd,
म्यांमार 167th, पाकिस्तान 151, श्रीलंका विद 90th पोजीशन एंड नेपाल विद 60th पोजीशन। वेयरएज यहाँ पे टॉप किसने किया है? लग्जमबर्ग ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, यूके, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, देन स्विट्जरलैंड, रोमानिया एंड कोस्टा रिका। तो ये आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज रही हैं। और ये इंडेक्स रिलीज करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलप करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका इजराइल में लोकेटेड है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को 2022 में। वेयरएज अब यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इंडिया जो है टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इस इंडेक्स में। इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पे? 176, और लास्ट 180 रैंक किसकी है? किरिबाटी, देन आपका टर्की है, इराक, माइक्रोनेशिया, देन टोगो, बहरेन, बांग्लादेश, देन आपका लेबनान, मार्शल आइलैंड, ये सारे आते हैं वर्स्ट परफॉर्मेंस की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट टाइटल हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज गिवन अ नेसेसरी फ्लिप टू आईटीआर फाइलिंग विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट शेयर इन अ डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इन 2024। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में, जिसका नाम है हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज गिवन अ नेसेसरी फ्लिप टू आईटीआर फाइलिंग्स, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आपका रहा है महाराष्ट्र का। ठीक है, कौन से स्टेट का रहा है? महाराष्ट्र का, फॉलोड बाय कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र का शेयर सबसे ज्यादा है 38.9%, कर्नाटका का है 11.9%, दिल्ली इज 10.4%, तमिलनाडु 6.5%, फॉलोड बाय गुजरात 4.8%, एंड ये पांचों स्टेट मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर 70% ऑफ इंडिया टोटल डायरेक्ट टैक्स। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं नाउ दे आर अकाउंटेड फॉर 56.7% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2024, जो आपका 14 सालों में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अर्जुना अवार्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 2024? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ध्यानचंद लाइफटाइम अवार्ड, जिसे 2002 में जिसकी शुरुआत की गई थी, और ये अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल्स को फॉर एक्सेलिंग डिसिप्लिन्स दैट आर ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता था। ठीक है, अब इस अवार्ड में एक तो स्टैच्यू होता था ध्यानचंद जी का, सर्टिफिकेट होता था और सेरेमोनियल ड्रेस होती थी, और 10 लाख का कैश प्राइज इसमें दिया जाता था। अब एक और चीज कि 2023 में ये अवार्ड किनको दिया गया है, तो फॉर्मर शटलर मंजूषा कन्वर, एक्स हॉकी एक्सपोनेंट विनीत कुमार और कबड्डी प्लेयर कविता सेल्वराज, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था। नाउ एक और अनाउंसमेंट जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने की है, एक तो किया है कि अर्जुना अवार्ड आप रिप्लेस करेगा किसे? ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को, एंड आपका नेक्स्ट अनाउंसमेंट की गई थी कि जो आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे उनमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी आपको दी जाएगी, मतलब यूनिवर्सिटी को दी जाएगी फॉर इट्स ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज India's AI, an initiative under the Ministry of Electronics and Information Technology in partnership with Dash, has launched a Shrijan Center for Generative AI at IIT जोधपुर राजस्थान। तो इंडिया AI इनिशिएटिव ने इन पार्टनरशिप विद मेटा लॉन्च किया है श्रीजन को। श्रीजन मतलब क्रिएशन होता है, ठीक है, तो श्रीजन सेंटर फॉर जनरेटिव AI ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? IIT जोधपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इंडिया AI जो है इसके साथ एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे एक और कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया AI मेटा एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। किसके लिए? युवा आई इनिशिएटिव के लिए। अब ये इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत जो आपके यंग इंडियंस हैं, यंग बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 30 तक के बीच में है, इनको जो है अपस्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी इन अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ AI। ओके, नेक्स्ट इज नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज अनवील्ड अ स्टैच्यू ऑफ अ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द सेंसस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, दिल्ली।
तो इनमें से कौन से आपके मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा ये स्टैचू अनवील किया गया था सेंसस बिल्डिंग में? तो इट वॉज लॉन्च बाय दी अमित शाह, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आपके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको अनवील किया था। और साथ में ही इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, किसके लिए? बर्थ एंड डेथ जो होती है उनको रजिस्टर करने के लिए। अब अपने यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में भी जो सभी लोग हैं वो इस ऐप के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं डेथ और बर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। पहला आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को। इस बार सेकेंड एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था एंड इट्स थीम वाज ट्रांसफॉर्मिंग केयर सिस्टम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ बीजिंग +30। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। इसका थर्ड एडिशन ऑब्जर्व किया था हमने 3 नवंबर को। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्टोक डे, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम था #Greater than Stoke Active Challenge। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सिटीज डे। ये हम ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर को और इसका 11th एडिशन इस बार आपका ऑब्जर्व किया गया था एंड इसका थीम था यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शंस फॉर सिटीज। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सेविंग डे और वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। वर्ल्ड सेविंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं, इसे ग्लोबली जो है ऑब्जर्व करते हैं हम 31 अक्टूबर को, बट इंडिया में 30 अक्टूबर को होता है क्योंकि 31 अक्टूबर को जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, इस वजह से 30 अक्टूबर को इंडिया में ये वर्ल्ड सेविंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया में कौन कौन सी सेविंग स्कीम्स अभी करेंटली वर्क कर रही हैं। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।